इस चक्कर में अगर मैं ओपन मार्केट में गाड़ी बेचता तो मुझे और ज़्यादा पैसे मिल सकते थे, इसमें कोई शक नहीं है। बस पुलिस आपके घर में एक बार आ गई तो अगर आपको लगता है कि आपके एरिया की पुलिस जो है वो इतनी ईमानदार है, आपके पास आने के बाद वो आपकी बात मानकर आपके कागज पत्र देखकर खाली हाथ वापस चली जाएगी, आप रिस्क ले सकते हैं भाई। अगर आप इन सब चीज़ों को, झंझटों को हैंडल कर सकते हैं तो रिस्क आप ले सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, गाड़ी खरीदना जो है वो भी एक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सिर खपाई वाला काम है, लेकिन उसी तरह से अगर आप पुरानी गाड़ी अपनी बेचना चाह रहे हैं तो वो भी एक पूरा प्रोसेस है। उसमें भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। नई गाड़ी खरीदने का भी एक अपना प्रोसेस होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। लेकिन मैंने एक पुरानी गाड़ी खरीदी थी, इसलिए देसी सेंस की पहले की जो वीडियोज़ हैं उनमें मैंने ये अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। यूज्ड कार ले रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। देसी सेंस की आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी बेच रहे हैं किसी को तो उस समय कौन कौन सी बातों का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मैंने रिसेंटली अपनी एक जो पुरानी कार थी उसको बेचा है, तो इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं या फिर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में जो बेल आइकन बना है उसको प्रेस कर लें, ताकि इस चैनल पे जब ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो भी बात करूंगा अपने एक्सपीरियंस से बात करूंगा। रिसेंटली मैंने एक जो पुरानी कार है वो बेची है, कितने में बेची, कहाँ मैंने उसको बेचने की ट्राई किया, वो पूरी बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहना, आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी अगर आप अपनी कोई गाड़ी पुरानी बेचने का सोच रहे हैं। दोस्तों, जो गाड़ी मैंने रिसेंटली बेची वो थी एक सेंट्रो कार, जिसको मैंने लगभग जो है 13 साल तक चलाया, 1,32,000 किलोमीटर से ज़्यादा चलाया। तो आप समझ सकते हैं वो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा मैंने उसको इस्तेमाल किया था, काफ़ी लंबे समय तक इस्तेमाल किया था। उसके बाद बेचा मैंने। वो सेंट्रो का बेस मॉडल था, तो आगे चल के मैं बताऊँगा कि मैंने लगभग वो उस समय कितने की ली थी और मुझे कितना प्राइस अभी मिला। आप हिसाब लगा सकते हैं कि क्या उसकी डेप्रिसिएशन हुई, क्या वो मार्केट के हिसाब से सही था, कम था, ज़्यादा था, वो हम बात में आगे जाके करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं जिसके बारे में यूज्ड कार मार्केट में आपको नहीं बताया जाता। सितंबर 2020 में एक सुप्रीम कोर्ट ने और अब किसी केस में अपना जो है जजमेंट दी थी। इसका मतलब वो जो है एक तरह से रूल बन गया है कि भाई अगर आप अपनी गाड़ी किसी को बेच देते हैं, चाहे नोटरी करवा लें, चाहे कुछ भी करवा लें, अगर सामने वाला व्यक्ति जो है उस गाड़ी को आरटीओ में जाकर अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करवाता है, तो जिस व्यक्ति का नाम आरटीओ में रजिस्टर है उस गाड़ी के अगेंस्ट, अगर कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ पे कोई पेनल्टी लगती है, तो जो गाड़ी का ओरिजिनल ओनर है जिसके नाम पे गाड़ी है वो भी जो है वो को अक्यूज्ड होगा। जो पेनल्टी है उसके ऊपर भी लग सकती है। तो इस बात का खास ध्यान रखना है जब आप पुरानी गाड़ी बेच रहे हैं कि भाई आपकी गाड़ी जो है वो जो बायर है उस गाड़ी का, आपकी यूज्ड कार का, वो उसको अपने नाम पे जरूर ट्रांसफ़र करवाएं। और ये जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है जो गाड़ी बेच रहा है। आज भी जो मार्केट है, ओपन मार्केट है, यूज्ड कार मार्केट है, उसमें इस बात को बहुत ज़्यादा जो है नहीं बताया जाता। कारण उसी का यही है कि इससे आपके जो ऑप्शंस है गाड़ी बेचने की वो बहुत कम हो जाती हैं, आपके बायर्स कम हो जाते हैं। कई बार गाड़ी की वैल्यू भी आपको कम मिलती है जब आप ऐसी कंडीशन सामने रख देते हैं। इसलिए जो डीलर्स हैं ओपन मार्केट में बैठे हैं, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ पे रिसेंटली कम्युनिकेट किया है, जब उनसे मिला हूँ, वो इस बात के बारे में बोलते नहीं है। अगर आप इस बात के बारे में उनसे बात भी करो, बोलेंगे नहीं जी सालों से ऐसा चल रहा है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, फलाना निमका, बहुत कुछ आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने अपनी जो है पीस ऑफ माइंड के लिए कह लीजिए या फिर किसी भी तरह अपनी सेफ्टी के लिए इस बात को ध्यान में जरूर रखना है कि जब आप यूज्ड गाड़ी बेच रहे हैं, सामने वाला उसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाए। दोस्तों, ये जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ इसको ख़रीदने से पहले ही जो है मैंने साथ में पैरेलल में शुरू कर दिया था ये देखना अलग अलग जगह पे जो मेरी एग्जिस्टिंग कार है उसका मुझे मार्केट में क्या प्राइस मिल रहा है, मैं उसको बेचूँ ना बेचूँ इस बात पे डिपेंड करता था मुझे प्राइस क्या मिल रहा है। जहाँ और भी कुछ कंडीशंस थी, इसलिए सबसे पहले मैं हुंडई के शोरूम्स में ही गया, जहाँ पे 2-3 शोरूम्स थे आसपास, उनमें गया, उनसे पता किया कि गाड़ी का मुझे क्या प्राइस कोड हो रहा है और साथ में अगर मैं उन्हीं की कोई गाड़ी लेता हूँ मुझे किस किस गाड़ी पे कौन कौन सा डिस्काउंट मिल रहा है। उसके साथ साथ मैं टाटा के शोरूम में भी गया, डीलर के पास गया, उन्होंने मुझे थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस कोड किया एज़ कम्पेयर टू हुंडई, तो वो मैं आगे चल के बताता हूँ मुझे किस किस ने क्या क्या प्राइस कोड किया। साथ ही मैंने जो है ओलेक्स के ऊपर गाड़ी भी डाली। वो जो मैंने ओलेक्स पे डाली वो ये गाड़ी लेने के बाद डाली, क्योंकि उसके बाद तो ये होता है ना कि आपकी गाड़ी को अच्छी डील मिल जाती है तो आप इमीडिएटली उसको दे सकते हैं।
तो वो मैंने गाड़ी जो है दूसरी लेने के बाद जो है पहली गाड़ी को OLX पे डाला। अब OLX का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही ज़्यादा क्या बोलूँ, मिक्स सा रहा। जब OLX पे आप गाड़ी डालते हैं अपनी बेचने के लिए, तो पहले जो OLX बीच में आ जाता है वो आपको कहते हैं OLX ऑटो। आपने आजकल बहुत सारी ऐड देखी होंगी, आपको सबसे जो बेस्ट प्राइस है मार्केट में OLX ऑटो ही देता है। तो हुआ गया कि जब मैंने गाड़ी OLX में डाली तो OLX वाले ही बीच में आ गए। उन्होंने मुझे बोला कि गाड़ी में एक प्राइस दिखाया। जब मैंने गाड़ी की सारी डिटेल डाली, कंडीशन डाली, तो उन्होंने मुझे एक प्राइस कोट किया। प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव था। तो मैंने जो है ओला की तरफ से जो इंस्पेक्शन है उसको बुक किया। 1-2 दिन में इंस्पेक्शन हो गई। उन्होंने मुझे बताया था कि कुछ ही घंटों में मेरी गाड़ी का जो प्राइस है मुझे वो कोट हो जाएगा। वो जो है अलग अलग उनके डीलर बैठे हुए हैं, जहाँ अलग अलग लोकेशंस पे वो बोली लगाते हैं, एक तरह से ऑक्शन होती है गाड़ी की। अब होता क्या है कि जब तक आपको वहाँ से फाइनल प्राइस नहीं मिलता तो आप अपनी गाड़ी को आम पब्लिक के लिए OLX पे ओपन नहीं करते हैं। होता है कि देखते हैं कहाँ पे कितना प्राइस मिलता है। मतलब काफ़ी दिन तक उसी चीज़ में फंसा रहा। मुझे 3-4 दिन तक उन्होंने कोई प्राइस जो है कोट नहीं किया। कॉल सेंटर पे कॉल किया कि भाई चल क्या रहा है, बताया कि हमें कहीं से प्राइस कोड हो ही नहीं रहा है। हैरानी की बात थी, सेंट्रो गाड़ी की चाहे पुरानी कितनी भी हो, बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड रहती है, फिर भी वो गले प्राइस कोड नहीं हो रहा है। 4-5 दिन बाद फिर मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए ऐसे तो कोई प्राइस अभी तक कोड नहीं हुआ है, किसी ने डीलर ने इसका प्राइस नहीं लगाया है, लेकिन जनरली जो इस गाड़ी का प्राइस आता है वो 60-65 हज़ार रुपये के आसपास ही आता है, इससे ज़्यादा होता नहीं है। अलग अलग टाइम पे मैंने फ़ोन किया, कभी उसने 55 हज़ार बोला, कभी 65 हज़ार बोला। तो मैंने फिर जो है अपनी ऐड को ओपन कर दिया पब्लिक के लिए। मुझे लगा कि यहाँ पे बात नहीं बनेगी, लेकिन जब मैंने वेबसाइट पे देखा था शुरू में, वो मुझे 90 हज़ार 95 हज़ार जो है कोट कर रहे थे। ये उनका ट्रिक है। आप जब वेबसाइट पे देखते हैं आपको बहुत ज़्यादा हाई प्राइस बताते हैं। ओला कार जहाँ से मैंने ये गाड़ी खरीदी है वहाँ नहीं मैं बेच पाया, क्योंकि वो इतनी पुरानी गाड़ी लेते नहीं थे, उनका जो भी कंडीशन होगी। तो इस हिसाब से फिर मैंने जब OLX में ओपन करी गाड़ी अपनी, पैरेलली में दूसरी जगह भी ट्राई कर रहा था, वहाँ पे मुझे जो ऑफ़र आने शुरू हो गए। 1-2 लोगों ने गाड़ी आई, देखी भी, ऑफ़र बड़े अच्छे मिले। तो इस हिसाब से मैं अगर बताऊँ, मुझे OLX के ऊपर जो है जो इंडिविजुअल बायर थे वहाँ पे मेरी जो डील है उस पुरानी गाड़ी की 90 से 95 हज़ार के बीच में फ़ाइनल होती दिख रही थी। काफ़ी लोगों से बात हो गई थी, गाड़ी भी उनको पसंद आ गई थी, टेस्ट ड्राइव उन्होंने कर लेनी। साथ में मैं कार 24 पे गया तो वहाँ पे भी चेक किया, देखते क्या मिलता है। कार 24 पे जब मैं गया तो उन्होंने भी एक दिन में मुझे इंस्पेक्शन करी। मैं उनको घर पे नहीं बुलाया, मैं उनका जो कह लीजिए ऑफिस था वहीं पे चला गया। इंस्पेक्शन करने के बाद उन्होंने मुझे ये जो प्राइस कोड किया वो किया जी 55,000। तो बोलते जी बताओ जी क्या करना है। मैं करना क्या, कुछ नहीं करना है, तो मुझे नहीं बेचनी है जी गाड़ी इस प्राइस पे। तो फिर उन्होंने मुझे 5-7 मिनट बाद बोला कि हम देख लिए जी, अभी ये तो प्राइस हमें आया है आप ऑनलाइन, लेकिन हम इसको ना 72-73 तक ट्राई कर सकते हैं। लेकिन साथ में कंडीशन ये थी कि अगर गाड़ी का प्राइस 50,000 रुपये से ज़्यादा है, शायद 50-60 है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो उसमें 3-3.5 हज़ार उनका वो रहेगा बीच में प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह। जो मुझे 72 हज़ार भी देते तो कुल मिला के 69,000 68,000 ही जो है मेरे हाथ लगता। लेकिन वहाँ पे जो कागज ट्रांसफ़र या पेपर ट्रांसफ़र की जो प्रोसेस है वो क्लीन होता वहाँ पे, नो डाउट बहुत बढ़िया तरीके से वो होता। मैं वहाँ पीस ऑफ माइंड मुझे ज़रूर मिलता। तो मुझे वो भी प्राइस थोड़ा ठीक ठाक सा लगा यार। अभी फिर मैं कन्फ्यूजन में आ गया कि भाई मैं गाड़ी जो है ओपन मार्केट में इंडिविजुअल बायर को बेचूं, जहाँ कार 24 वालों को बेचूं, या जो गाड़ी के डीलर है हुंडई वाले उनको बेचूं। हुंडई के जो 3-4 डीलर थे जिनके पास मैं गया था, उन्होंने जो मुझे प्राइस कोड किया था वो लगभग 70 हज़ार किया था। टाटा वालों ने जो 80 हज़ार किया था। तो अब काफ़ी कन्फ्यूजन से हो गई थी, मैं करूं क्या। बाहर मुझे मार्केट में प्राइस काफ़ी अच्छा मिल रहा था, 10-15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ज़्यादा मिल रहा था। थोड़े दिनों बाद फिर फ़ोन आता है कार 24 वालों की तरफ से, वो कहते हैं कि आपकी गाड़ी का फाइनल प्राइस हम 78,000 जो है वो कोट करते हैं। उसमें से 3 हज़ार वही जो मैंने बताया उनकी प्रोसेसिंग फीस थी, तो मुझे जो 75,000 के करीब मुझे मिलता। फिर जो है मैंने पास ही के एक शहर में, दूसरे शहर में मैंने हुंडई वालों के पास गया, वहाँ पे ट्राई किया कि गाड़ी का मुझे क्या प्राइस मिल रहा है। तो उन्होंने मुझे जो है चेक करने के बाद 80 हज़ार रुपये उस गाड़ी का कीमत बताई। तो फिर मैं क्लियर हो गया कि भाई ये ठीक प्राइस है। अब 10-15 हज़ार रुपये का भी मैं लालच कर लूँ, ओपन मार्केट में बेच भी दूँ, क्योंकि वो जो बायर थे ओपन मार्केट में मुझे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लगे कि गाड़ी को जो है ओनरशिप ट्रांसफ़र करने में, क्योंकि इसमें इंटरस्टेट का मामला भी था।
मेरी गाड़ी दूसरी स्टेट की थी और मैं बेच किसी और स्टेट में रहा था। ये बहुत बड़ा पेच उसमें फंसा हुआ था। अगर कोई उसको इंटर स्टेट ट्रांसफ़र करवाता तो काफ़ी खर्चा हो जाता, इसलिए ज़्यादातर बायर्स हैं वो इंटरेस्टेड नहीं थे गाड़ी की ओनरशिप ट्रांसफ़र करवाने के लिए। और मैं इस बात को जानते हुए कि ये जो चीज़ है ये सही नहीं है, इस तरह से अपनी गाड़ी बेचने में भी इंटरेस्टेड नहीं था। इसी चीज़ का मैंने खास ख्याल रखा था जब मैंने ये यूज़ कार ली थी। मुझे दिल्ली नंबर की गाड़ियाँ बहुत ही कम रेट पे मिल रही थी एज़ कम्पेयर टू जो नंबर मैंने अभी लिया है, लेकिन वहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र का काफ़ी खर्चा था। डीलर कह रहे थे उसकी ज़रूरत नहीं है जी, नोटरी बना देंगे, आप चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे दिमाग में मुझे क्लियर था कि अगर मैं गाड़ी बेचूंगा तो भी इस बात का ख्याल रखूँगा कि जो ओनर है वो गाड़ी का उसका नाम अपना ट्रांसफ़र करवाए, और या फिर जो है अगर मैं गाड़ी लूँगा तब भी गाड़ी की ओनरशिप जो है मैं ट्रांसफ़र जरूर करवाऊँगा। तो इस गाड़ी की ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है बिना किसी झंझट के, बड़े आराम से सब कुछ मेरे पास RC नहीं आ गई है। तो उस गाड़ी को फिर मैंने जो है वो 80,000 रुपये में फाइनली हुंडई वालों को ही वापस कर दिया, चलाने के बाद 13 साल। लेकिन मैंने ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर ली थी कि मुझे ओनरशिप ट्रांसफ़र वाले झंझट में नहीं पड़ना है, वो क्लियर होना चाहिए। इस चक्कर में अगर मैं ओपन मार्केट में गाड़ी बेचता तो मुझे और ज़्यादा पैसे मिल सकते थे, इसमें कोई शक नहीं है। तो लेकिन फिर भी मैंने जो है कागज पत्री के मामले में थोड़ा सा क्लियर होना चाहा। थोड़ा आज मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, जो उसकी कीमत है 15-20 हज़ार रुपये आज मेरे कम मिले। अब जे अगर आप पुरानी गाड़ी बेच रहे हैं, आपको देखना है, आप अगर कोई गाड़ी, देखो चांस की बात होती है, अब गाड़ी आप बेच रहे हैं, हो चाहे कुछ ना हो, है ना, और होने को कुछ हो भी सकता है। तो क्या अगर कोई दिक्कत आती है, ऐसी कोर्ट कचहरी का मामला पड़ता है, आपके पास पुलिस आपके घर में एक बार आ गई, तो अगर आपको लगता है कि आपके एरिया की पुलिस जो है वो इतनी ईमानदार है, आपके पास आने के बाद वो आपकी बात मानकर आपके कागज पत्र देखकर खाली हाथ वापस चली जाएगी, आप रिस्क ले सकते हैं भाई। अगर आप इन सब चीज़ों को, झंझटों को हैंडल कर सकते हैं तो वो ओपन मार्केट में या फिर बिना ओनरशिप ट्रांसफ़र किए गाड़ी बेचने का रिस्क आप ले सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज़ ये बात का खास ध्यान रखें कि जब भी आप गाड़ी बेचें तो उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र जो है वो करवाना आप ही की ही एक तरह से लायबिलिटी है, आपको फॉलोअप करना चाहिए, आपको फॉलोअप करना पड़ेगा अगर आप फ्यूचर में होने वाली परेशानी से बचना चाहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही, किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। तो जाने से पहले फिर गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।